हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों आज के इस वीडियो सेशन में हम क्लास 8 का साइंस का जो हमारा चैप्टर नंबर 11 है फोर्स एंड प्रेशर, इसका हम ये पार्ट नंबर 3 करने जा रहे हैं। ठीक है, आज बच्चों हम जो प्रेशर वाला जो हमारा पार्ट है ना उससे रिलेटेड हम कुछ रीजनिंग क्वेश्चंस देखेंगे हम। ठीक है, आपको मैं पहले बता चुका हूं प्रेशर क्या होता है हमारा, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो यहां लिख देता हूं मैं, प्रेशर होता है हमारा फोर्स अपॉन एरिया। ध्यान देंगे बच्चों इस चीज को। अब ये एक रेशियो है, गौर करना, ये एक रेशियो है। ठीक है, अपॉन में चीजें लिखी हुई है, कोई भी रेशियो ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर। अच्छा, इसमें से अगर हम न्यूमरेटर ऊपर वाली संख्या को बढ़ा दें, सिर्फ ऊपर वाली संख्या को बढ़ा दें, तो बच्चों ये पूरा रेशियो बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पे 10/2 लिखते हैं हम, 10/2 10/2 लिखा तो कितना आंसर आएगा हमारा, 5 आएगा। आंसर ध्यान रखना 5 आएगा। तो सपोज ये 10 है, ये 2 है, तो ये आंसर 5 आ गया है ना, प्रेशर हमारा 5 आ गया। अब 10 की जगह सपोज मैं 14 कर दूं, सिर्फ ऊपर वाला बढ़ा रहा हूं, नीचे सेम रख रहा हूं, तो 14/2 करूंगा तो 7 आएगा, बढ़ गया। तो ध्यान देना, किसी भी रेशियो में अगर हम ऊपर वाली संख्या बढ़ाते हैं तो वैल्यू इंक्रीज होती है। समझ में आ गया। अब उल्टा करते हैं, अगर नीचे वाली बढ़ाऊंगा तो वैल्यू डिक्रीज होगी। चलिए अगेन 10/2, अब 10/2 है तो ऊपर 10 ही रखेंगे, नीचे 2 की जगह क्या कर दें, 5 कर दें, तो 10/5 कर देंगे तो आंसर 2 आ जाएगा। मतलब समझ में आ गया, ऊपर बढ़ाऊं तो बढ़ेगा और नीचे बढ़ाऊं तो कम होगी चीज। तो ध्यान देंगे बच्चों, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। इफ वी इंक्रीज द फोर्स तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब हम अगर फोर्स को उतना ही रखें, सारा मामला एरिया पे टिका हुआ है, तो एरिया यदि कम होगा तो ये पूरी चीज बढ़ जाएगी, और एरिया ज्यादा होगा तो ये चीज कम हो जाएगी। समझ में आ गया। तो प्रेशर इनवर्सली एरिया पे डिपेंड करता है। मतलब समझ में आ गया। अगर मैं फोर्स सेम रख रहा हूं, एग्जांपल ले लेते हैं, ये हमारा डस्टर है, अब ये डस्टर कुछ फोर्स लगाएगा। अब इस डस्टर को मैं अगर ऐसे रख दूं तो देखो ये इतने बड़े एरिया पे टच हो रहा है हाथ से, तो कुछ फोर्स लगा रहा है। अब वजन के हिसाब से फोर्स लगाएगा। अब अगर इसको मैं ऐसे रख देता हूं तो अब ये कम जगह पे फोर्स लगा रहा है। समझ में आ गया। तो ये प्रेशर ज्यादा होगा, ये प्रेशर क्या होगा, कम होगा, सेम चीज का। क्लियर है। तो सेम ही चीज अलग अलग प्रेशर लगा सकती है। समझ में आ गया कि नहीं क्या। ध्यान देना, कई लेडीज वगैरह हाई हील पहनते हैं, तो उनका जो जूते का जो नोक होता है टिप एडी के पीछे, अगर वो पॉइंटेड है, वो अगर किसी के पैर पे अंगूठे पे पड़ जाए तो बहुत ज्यादा पेन होगा। ठीक है, लेकिन अगर किसी का फ्लैट जूता फ्लैट है नीचे से, वो किसी के पैर पे पड़ जाए तो इतना ज्यादा पेन नहीं होता। समझ में आ गया। तो शार्प पॉइंटेड चीजें जो होती हैं वो ज्यादा प्रेशर डालती है। क्लियर है। तो जितना एरिया ऑफ कांटेक्ट कम, प्रेशर ज्यादा। तो ये हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो कुछ रीजनिंग क्वेश्चंस बच्चों हम देखेंगे। ठीक है, तो गिव रीजंस फॉर फॉलोइंग, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं इस टॉपिक पे। ठीक, कुछ आपकी टेक्स्ट बुक में, कुछ मैंने वैसे बना दिए। ठीक, चलिए। इट इज इजियर टू कट विद ए शार्प नाइफ देन ए ब्लंट नाइफ। शार्प होता है पेना चाकू, एंड ब्लंट होता है भूठा, जिसकी जो शार्प किनारी है वो घिस घिस के भूटी हो गई हो, मोटी हो गई हो। ठीक है, तो कभी भी देखना बच्चों, सपोज आपको एक सब्जी काटने के लिए दे दिया, टमाटर दे दिया है ना, और आपके हाथ में भूटा चाकू है, चाकू पेना नहीं है, तो आप उससे प्रेशर काटने की कोशिश करोगे, अंदर घुसेगा नहीं, जोर लगाओगे। जोर लगाने से क्या होता है, स्लिप भी हो सकता है, आपके हाथ पे भी लग सकती है। समझ में आ गया कि नहीं का। तो आसानी से कटता नहीं है वो। लेकिन अगर मान लीजिए शार्प है, तो शार्प होने से क्या होता है, नुकीला पहना होगा उसका, नीचे से जो उसका एज है नुकीला होगा। नुकीला होने के कारण बहुत ही कम एरिया पे संपर्क करेगा कटने वाली चीज के, और जितना ज्यादा एरिया कम, जितना एरिया कम उतना ही एरिया कम हो गया तो प्रेशर लगेगा ज्यादा, और ज्यादा प्रेशर कारण एकदम से घुस जाता है उस सब्जी या फल के अंदर, और वो आसानी से काट लेता है। बूटा होगा ना, तो क्योंकि उसका जो एज है वो घिस के चौड़ी हो गई है, तो किसी भी फल सब्जी पे टच करेंगे ना हम, बिकॉज ऑफ ग्रेटर एरिया, बिकॉज ऑफ मोर एरिया, द प्रेशर अप्लाइड इज लेस, और वो उसको जोर आता है काटने में, तो कभी फिसल भी सकता है, हाथों पे भी लग सकता है। तो हमेशा ध्यान देना बच्चों, चोट लगने का खतरा भूठी चीजों से होता है, ब्लंट नाइफ से होता है, ना कि शार्प नाइफ से। शार्प नाइफ हल्का सा टच किया, हिलाया, अंदर घुस जाता है फटने के लिए। ठीक है कि नहीं का। और यही कारण है कि लोग जो शेविंग वगैरह करते हैं ना, कभी भी बूटी ब्लेड से नहीं करते। बूटी ब्लेड से शेविंग करेंगे ना, कटने का खतरा ज्यादा रहता है, जोर लगाना पड़ता है, कभी कट भी सकता है। जबकि जो शार्प ब्लेड होती है बच्चों, वो क्या करती है, एक ही बार में हल्का सा मूव किया स्किन पे तो बहुत आसानी से हेयर को शेव ऑफ कर देती है। समझ में आ गया कि नहीं का। तो प्रेशर कम लगाना पड़ता है। समझ में आया ये आपको। तो इट इज इजियर टू कट विद अ शार्प नाइफ देन अ ब्लंट नाइफ। ब्लंट होता है बूटा, जिसकी आगे से शार्प एज घिस गई हो। ठीक है ना।
तो इट इज बिकॉज शार्प नाइफ, जो पेना नुकीला जो होगा चाकू, क्या होगा, इट एक्सर्ट्स अ ग्रेटर प्रेशर, क्योंकि एरिया कम हो गया, संपर्क एरिया कम हो गया, तो ज्यादा प्रेशर लगाएगा देन ए ब्लंट नाइफ, बूटे चाकू के मुकाबले ज्यादा प्रेशर लगाएगा। एंड ड्यू टू इट इज बिकॉज इट हैज ए लेसर सरफेस, समझ आ गया। तो शार्प चाकू की एज जो होती है वो कम जगह पे टच करेगा और एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट कम है, इट विल एक्सर्ट मोर प्रेशर, और ज्यादा प्रेशर होने के कारण चीज आसानी से कट जाती है, ठीक है। तो अगर टमाटर वगैरह कोई भी सब्जी काटनी हो तो शार्प नाइफ बेटर है बूटे चाकू के मुकाबले, बूटे से चोट लग सकती है। नेक्स्ट बच्चों, अपने हमारे जो गाड़ी मोटर होते हैं, फोर व्हीलर जो होते हैं हमारे, कार वगैरह, जीप, इसमें तो बच्चों चारों तरफ आगे भी 2 टायर पीछे भी 2 टायर, लेकिन आप ट्रक और बसेस को देखना, कोई ऐसे ट्रक आते हैं जिनको 16 टायर होते हैं, पीछे तो बहुत सारे टायर्स होते हैं। ये अधिकतर बस वगैरह में देखना, बसेस में 16 तो नहीं होता, लेकिन आगे तो सिंगल टायर होता है, लेकिन पीछे बच्चों जो टायर्स होते हैं डबल होते हैं रियर में, समझ में आ गया। तो 2 देने का क्या मकसद है, एक से ही क्यों काम नहीं चला लेते। ट्रक्स में देखना, ट्रक्स में तो बहुत सारे पीछे डबल के कई जोड़े होते हैं, 2 3 डिपेंड करता है ट्रक की लेंथ पे, क्योंकि उनको लोड ले जाना होता है, समझ आ गया। अब अगर बहुत सारा वजन लाद देंगे ना बच्चों, तो क्या होता है कि सारा का सारा जोर अगर एक टायर पे पड़ेगा पीछे, तो दबाव बहुत ज्यादा लगेगा, टायर फट सकता है, समझ में आ गया कि नहीं का। लेकिन सपोज एक टायर के स्थान पे अगर 2 टायर ले लेते हैं, तो 2 टायर का संपर्क एरिया जमीन पे ज्यादा हो गया, एंड इफ एरिया इज इंक्रीज्ड, प्रेशर अप्लाइड इज डिक्रीज्ड, समझ में आ गया। एरिया बढ़ गया ना भाई, एक टायर की जगह पीछे इस तरफ लेफ्ट साइड में भी 2 टायर, राइट साइड में भी 2 टायर, ट्रक हुआ तो और भी ज्यादा पेयर्स हो सकते हैं, ठीक है कि नहीं का। तो मोर द नंबर ऑफ टायर्स, मोर विल बी द कॉन्टैक्ट एरिया ऑन द ग्राउंड, एंड हेंस लेसर प्रेशर विल एक्ट ऑन द टायर्स, और उससे फूटने का खतरा नहीं होता। एक टायर होगा तो फूटने का खतरा ज्यादा होता है। तो जहां लोडिंग वाली गाड़ियां आती है बच्चों, जहां वजन उनको झेलना होता है ना, वजन ढोना होता है, तो वहां पे दबाव से फट ना जाए, इस कारण से क्या करते हैं, उसमें मल्टीपल टायर्स लगाए जाते हैं, समझ में आ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ट्रक्स एंड बसेस हैव डबल टायर्स इन द रियर एंड, रियर होता है पीछे वाले हिस्से में, आगे ड्राइवर बैठता है, लोडिंग जाता नहीं, ज्यादा पीछे होता है लोड, ठीक है कि नहीं का। तो पीछे जो है डबल टायर्स लगाए जाते हैं, उसका कारण है सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ाने के लिए, जिससे कि कम प्रेशर लगे, फूटने से बच जाए, ठीक है ना। सो सिंपल है, इट इज टू रिड्यूस द प्रेशर। अगर एरिया ज्यादा होगा, ज्यादा टायर होंगे, एरिया ज्यादा संपर्क होगा जमीन से, तो प्रेशर कम हो जाएगा, तो फूटेगा नहीं वो, ठीक है। सो इट इज डन टू रिड्यूस द प्रेशर ऑन टायर्स, ताकि टायर पे प्रेशर कम लगे, बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बढ़ जाता है संपर्क का, सो दैट द टायर्स डू नॉट बर्स्ट, बर्स्ट मतलब होता है फूटना, समझ में क्या, फूटने से बचाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हमारा समुद्र में बच्चों गोताखोर होते हैं ना, जो समुद्र में गहराई पे डाइव लगाते हैं, अंदर जाते हैं ऑक्सीजन के टैंक वगैरह लेकर के, है ना। तो अगर बिना किसी प्रोटेक्शन के जाएंगे तो मुश्किल से 100-200 मीटर 400 मीटर चले जाएंगे, उससे ज़्यादा जाने में दिक्कत है, क्योंकि जितनी ज़्यादा गहराई में जाएंगे उतना ज़्यादा पानी का ज़बरदस्त दबाव लगता है शरीर, समझ में आ गया। और इतना भयंकर दबाव बच्चों हमारे शरीर को क्रश कर सकता है, पापड़ बना देगा, ठीक है। तो हम झेल नहीं पाएंगे दबाव। तो यदि हमको बहुत ज्यादा गहराई में जाना है, वी हैव टू वेयर सम स्पेशल प्रोटेक्टिव सूट्स, बिल्कुल कठोर सूट होने चाहिए जो कि हमारे पानी के दबाव से हमारे शरीर को क्रश होने से रोक सके। तो बच्चों इंपॉर्टेंट चीज, जो डीप सी डाइवर्स होते हैं, मैं सी डाइवर की बात नहीं कर रहा हूं, नॉर्मल डीप सी, जो गहराइयों तक तल तक जाते हैं गहरे समुद्रों में, तो उनके जो सूट्स होते हैं स्पेशल डिजाइंड होते हैं, सो दैट दे कैन विदस्टैंड द इनॉर्मस प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर, सी वाटर, ओके। तो उनके बॉडी को क्रश होने से बचाने के लिए, जबरदस्त दबाव जो होता है पानी को, उससे क्रश होने से बचाने के लिए क्या होता है, ये स्पेशल सूट्स पहन करके ही वो समुद्र में गोता लगाते हैं। तो देखो, डीप सी डाइवर्स दे वेयर स्पेशल सूट्स, क्यों होता है ऐसा? सो डीप सी डाइवर्स वेयर स्पेशल सूट्स टू प्रोटेक्ट their body from being crushed by the enormous pressure of water। पानी का जबरदस्त जो प्रेशर, इनॉर्मस मतलब होता है वेरी हाई प्रेशर, वेरी हाई प्रेशर, ठीक है। तो बहुत ज्यादा प्रेशर से शरीर क्रश ना हो जाए, पिचक ना जाए, इससे बचने के लिए उनको स्पेशल प्रोटेक्टिव सूट्स, मजबूत सूट्स दिए जाते हैं, उनके बिना वो पानी में नहीं कर सकते बहुत गहराई तक, ठीक है। चलिए, उसके बाद बच्चों हमारा आता है एक लकड़ी। कारपेंटर देखा होगा आपने, कारपेंटर जो होता है वो लकड़ी में नेल्स वगैरह स्क्रू लगा करके क्या करता है, फर्नीचर का काम करता है, वुड वर्क का काम करता है, ठीक है। अब मान लीजिए एक फर्नीचर का पीस है, उसमें हमको क्या करना है, एक कील ठोकनी है ना, हैमर से कील को ड्राइव करना है, ठोकना है। अब हैमर फोर्स तो लगाएगा, बट कील के नेचर पर डिपेंड करता है कि आसानी से घुसेगी कि नहीं घुसेगी। मेरे पास 2 कील है, एक तो ऐसी कील है जो कि यही 2 कील ले लेते हैं बच्चों, है ना, देखेंगे ऊपर से,
एक तो ऐसी है जो बूटी है, घिसी पड़ी है ना, और एक बिल्कुल शार्प पॉइंटेड है। तो जो कील ज्यादा पॉइंटेड होगी ना, पॉइंटेड, वो एक बहुत ही छोटे से एरिया पे टच करेगी, बहुत ही छोटे से पॉइंट पे टच करेगी। लेकिन जो कील बूटी है, ऐसे ऊपर से फ्लैट है, वो एक बड़े एरिया पे टच करेगी। तो इसको हैमर से ठोक करके किसमें, लकड़ी में ड्राइव करने में बहुत जोर लगाना पड़ेगा। मुड़ जाएगी बट अंदर नहीं जाती कई बार, समझ में आ गया। जबकि ये वाली जो कील है जो पॉइंटेड है ना, बहुत आसानी से अंदर चली जाएगी। व्हाई सो? बिकॉज द पॉइंटेड टिप जो है ना, इट टचेस ए वेरी स्मॉल एरिया ऑन द वुडन सरफेस, एंड बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल एरिया द प्रेशर इज मच हाई। समझ में आ गया। एंड हाई प्रेशर कारण वो आसानी से ड्राइव हो जाती है, उसको हैमर करने से वो घुस जाएगी लकड़ी के पीस में, फर्नीचर के पीस में, ठीक है। जबकि एक जो ब्लंट एंड है, बूटा है, ऊपर से फ्लैट है, ऐसा स्क्रू या कील होगी, उसको हैमर करेंगे ना तो चोट लगने के बाद भी अंदर नहीं जाएगी, क्योंकि प्रेशर ही नहीं लग पा रहा, क्योंकि यहाँ एरिया बहुत ज्यादा हो गया। मोर द एरिया लेस प्रेशर इज एक्टिंग। समझ में आ गया। सो इट विल बी डिफिकल्ट टू ड्राइव सच नेल विच हैज ब्लंट पॉइंट। समझ में आ गया। उसका जो एंड है वो ब्लंट हो, बूटा हो। सो इट इज इजियर टू ड्राइव ए पॉइंटेड नेल। नुकीली पॉइंटेड कील है ना, वो आसानी से चल जाती है into a wood using hammer than a blunt nail। कभी देखना बच्चों, कोई लकड़ी का छोटा मोटा पीस होता है, वो कभी हमारे स्लीपर्स में आर पार घुसता नहीं, लेकिन कांटे देखे होंगे आपने, नुकीले होते हैं। तो अगर हमारी इतनी मोटी सारी स्लीपर होती है, गलती से कांटे पे चल जाती है, सक करके ऊपर आ जाता है, पैरों तक भी चुभ जाता है कई बार। समझ गया कि नहीं। मोटी मोटी तो स्लीपर्स में भी कांटा पूरा आर पार हो जाता है, ठीक है कि नहीं। हमारे अकेशिया बबूल के जो कांटे आते हैं काफी बड़े बड़े होते हैं, तो घुस जाते हैं आराम से, ठीक। तो ये उसी कारण से, ठीक। सो इट इज इजियर टू ड्राइव ए पॉइंटेड नेल इनटू अ वुड यूजिंग हैमर देन ए ब्लंट नेल। तो पॉइंटेड नेल में एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम होगा, हैमर करेंगे ज्यादा प्रेशर लगेगा, इट विल बी ड्राइवन इजीली इनटू द वुड। वेयरएज अ ब्लंट नेल, बूटी जो कील होगी ना टिप पे, उसका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज्यादा होने से कम प्रेशर लगता है, तो आसानी से उसको हम वुड में ड्राइव नहीं कर सकते। इट इज बिकॉज द टिप ऑफ पॉइंटेड नेल टचेस द वुड एट ए वेरी स्मॉल एरिया। समझ में आ गया। नुकीली जो कील है उसका टिप एक बहुत ही कम एरिया पे छूता है, किसको, लकड़ी की सरफेस को। दिस इंक्रीजेस द प्रेशर, और इससे क्या होगा, एरिया अगर कम है तो प्रेशर बहुत ज्यादा, बताया ना मैंने, डिनोमिनेटर में छोटा होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक। तो दिस विल इंक्रीज द प्रेशर, और जितना प्रेशर लगेगा आराम से वो लकड़ी के अंदर चला जाएगा। हेंस इट इजीली पेनिट्रेट्स द वुड। पेनिट्रेट होता है छेद करके अंदर चले जाना, ठीक है, लकड़ी में घुस जाएगी। टिप ऑफ ए ब्लंट नेल टचेस लार्जर एरिया, जबकि बूटी जो कील होती है जिसकी नोक मोटी है, वो ज्यादा एरिया पे संपर्क करती है लकड़ी के साथ, विच रिड्यूसेस प्रेशर। अब एरिया ज्यादा हो जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और प्रेशर कम होने से क्या होगा, इट इज डिफिकल्ट टू ड्राइव इट इनटू द वुड। लकड़ी में उसको भेज पाना, ड्राइव करना हैमरिंग करके मुश्किल होता है, कील मुड़ जाती है अक्सर, ठीक, क्योंकि 2-3 बार हैमरिंग करेंगे तो थोड़ी देर में गर्म हो जाएगी, मुलायम हो जाएगी, मुड़ जाती है, वो जाती नहीं है अंदर, ठीक। चलिए उसके बाद बच्चों, कई बार आपको देखा होगा कई बच्चे जैसे धूप में निकल जाते हैं ना इधर उधर बहुत लंबे समय तक, तो नक्सीर आ जाती है, नाक से खून बहने लगता है। तो बच्चों हमारा नोज है ना, नोज, उसके अंदर जो स्पेशल सेल्स की लाइनिंग होती है, एपिथेलियल लाइनिंग, उसके अंदर बहुत ही बारीक बारीक ब्लड कैपिलरीज होती है, ब्लड के बारीक बारीक वेसल से कैपिलरीज हैं, ठीक है। वॉल उनकी बहुत ही पतली सी होती है। धरती की सतह पे जब हम रहते हैं बच्चों, तो इवन तो हमारा एटमॉस्फेयर का बहुत जबरदस्त प्रेशर, हमारा एटमॉस्फेयर कितना ऊंचाई तक मैं बताऊंगा, एटमॉस्फेयर प्रेशर को डेमोन्स्ट्रेट करके, बहुत जबरदस्त प्रेशर है, लेकिन ये प्रेशर हमारे शरीर को क्रश कर सकता है। लेकिन क्यों नहीं करता, क्योंकि जितना हमारे एटमॉस्फेयर का प्रेशर बाहर से लगता है, उतना ही हमारे शरीर के अंदर भी, लंग्स में भी तो हवा ही भरी हुई है, तो अंदर भी हमारे प्रेशर उतना ही है। तो अंदर और बाहर का प्रेशर बराबर हो जाता है, तो हमारे शरीर को ये फर्क पता नहीं लगता। समझ में आ गया ना, ये फर्क पता नहीं लगता, बहुत जबरदस्त प्रेशर हमारे एटमॉस्फेयर का, ठीक है। तो अभी क्या होता है कि कुछ ऐसे लोग जो पर्वतारोही होते हैं, जो पहाड़ी पे चढ़ते हैं ना, ऊंचाई, जैसे एवरेस्ट पे क्लाइंब करना है सपोज, बहुत ऊंची पहाड़ी पे चढ़ना है, तो जैसे जैसे हम जमीन के लेवल से ऊपर ऊपर जाते हैं, तो एयर बिकम्स लेस एंड लेस, और कम एयर होने के कारण, भाई एक तो ये तो जमीन का लेवल है और हवा यहाँ तक है ना, एक ऊंचा सारा पहाड़ है, तो यहाँ पे बहुत सारा ऊंचा एयर का कॉलम दबाव डाल रहा है। पहाड़ी के ऊपर चले गए तो उसके ऊपर एयर थोड़ी कम है, मोटाई में कम है, तो सीधी बात है जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं, क्लाइंब करते हैं, एल्टीट्यूड बढ़ने के साथ साथ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर गोज ऑन डिक्रीजिंग। मैक्सिमम होता है सी लेवल पे और ऊंचाई के साथ साथ कम होता है। मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में भी, वीडियोस में बताया था ये कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड ऑन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो एटमॉस्फेयर जब बहुत ज्यादा ऊंचे पहाड़ों पे चले गए तो प्रेशर बहुत कम हो गया। अब हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड का प्रेशर है वो तो उतना ही है, बट ऊपर जाते जाते क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर काफी कम हो जाता है। तो जमीन लेवल पे यदि हम रह रहे हैं, सी लेवल है जमीन के नजदीक, तो ये दोनों प्रेशर लगभग बराबर से होते हैं। लेकिन द मोमेंट वी स्टार्ट क्लाइंबिंग माउंटेन्स, हाई माउंटेन्स, सो एल्टीट्यूड बढ़ने के साथ साथ क्या होता है,
एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो कम हो जाता है। अभी देखो ये सी लेवल पे, ये हमारा इंटरनल बॉडी का अंदर का प्रेशर और ये एटमॉस्फेयर प्रेशर, ये लगभग मोरलेस बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे जैसे ऊंचे गए ना तो हुआ क्या, बॉडी का प्रेशर तो वही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसकी तुलना में काफी नीचे गिर गया। समझ में आ गया? अब काफी डिफरेंस आ गया। अब बिकॉज हमारे बॉडी के अंदर का प्रेशर काफी ज्यादा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो अंदर की कैपिलरी जो होती है वो फट जाती है, नाक के अंदर की कुछ कैपिलरी। समझ में आ गया? क्योंकि बाहर से दबाव कम हो गया एयर का, तो अंदर वाला तो दबाव बहुत ज्यादा हो गया उसकी तुलना में, तो फट जाती है। और फट जाती है तो नाक से खून आने लगता है, नक्सीर। ये लगभग अधिकतर माउंटेनियर्स को ये बीमारी होती है। ये मतलब बीमारी क्या, प्रॉब्लम एक तरह से। समझ में आ गया कि नहीं क्या? सो एट हाई एल्टीट्यूड्स क्या है क्वेश्चन, माउंटेनियर्स पर्वतारोही जो पर्वत चढ़ते हैं ना, दे सफर फ्रॉम नोज ब्लीडिंग एट हाई एल्टीट्यूड। समझ में आ गया? क्यों? एट हाई एल्टीट्यूड्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकम्स लेस देन द ब्लड प्रेशर इनसाइड आवर बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर का जो ब्लड प्रेशर है उससे काफी कम हो जाता है ऊंचाई पर, जमीन पे सेम ही रहता है, ऊंचाई पे कम हो जाता है। ड्यू टू दिस, इसके कारण क्या होता है, सम ऑफ द ब्लड कैपिलरीज इन द नोज बर्स्ट। हमारे नाक के अंदर कुछ ब्लड कैपिलरीज है, रक्त की धमनियां हैं, वो फट जाती हैं और इसी से खून आ जाता है। अब कई बच्चों के कहना क्या कह सकते हैं कि जमीन पे भी आ जाता है कई बार। वो सबको नहीं आता, नॉर्मली नहीं आता। वो कब आ सकता है, आप बहुत ज़्यादा धूप में रह लिए, बॉडी में फ्लूइड्स की कमी है, बहुत ज़्यादा धूप में रह लिए, तो धूप में रहने के कारण सबसे पहले हमारा सर और ये हेड ज़्यादा तपता है। ये ब्लैक है, रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है, हीट रेडिएशन। तो जब सर बहुत ज़्यादा तपता है ना, तो हमारे नोज में ब्लड कैपिलरीज हीट के कारण, क्योंकि बहुत पतली वॉल होती है ना कैपिलरीज, दे वेरी थिन वॉल लाइक सेल मेम्ब्रेन, तो वो एक्सपैंड करती है, बहुत ज़्यादा हीट के कारण भी वो बर्स्ट हो जाती है। समझ में आ गया कि नहीं क्या? और इस कारण से नक्सीर आती है। तो यही आपको सलाह दी जाती है कि धूप में बहुत ज़्यादा सर को ढके बिना, लू चल रही है तो निकलना नहीं चाहिए, आपको अक्सर नक्सीर आ सकती है। समझ में आ गया कि नहीं क्या? सबको नहीं होती परेशानी, लेकिन कुछ कुछ को हो भी सकती है। तो ये हमारे रीजनिंग वाले क्वेश्चन है जो कि फोर्स एंड प्रेशर पे आधारित है। ठीक है कि नहीं क्या? उसके बाद कुछ एक आधे और क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको वर्बली। बच्चों, आप स्कूल बैग सबके पास होंगे, है ना? स्कूल बैग आप कहाँ टाक के लाते हो? पीठ पे टाक के लाते हो। ठीक, तो आपने स्कूल बैग का स्ट्रैप देखा होगा, और नहीं देखा होगा तो भी जाके देख लो अपने बैग का। ये स्ट्रैप काफ़ी चौड़ा होता है, पट्टा रूपी। अच्छा, इतना सारा चौड़ा क्यों दिया गया है ये? अगर इसको पतली सी डोर दे दे, बिल्कुल रस्सी बिल्कुल पतली सी दे दे, तो क्या होगा? तो अगर पतली सी डोर से अगर हम इसको टाकेंगे ना, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा लगेगा, क्योंकि पतली डोर हमारे शोल्डर को बहुत कम एरिया पे टच करेगी। समझ में आ गया कि नहीं क्या? और एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, तो जितना ज़्यादा प्रेशर होगा तो हमारे शोल्डर्स पे चुभेगा, वो हर्ट करेगा हमको। लेकिन इतना चौड़ा स्ट्रैप दिया है तो हमारे बहुत सारे बॉडी के शोल्डर्स के एरिया पे वो संपर्क करता है, एंड सिंस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज मोर, द प्रेशर एक्सर्टेड इज लेस, तो हमको कंफर्टेबल फील होता है, वी आर एबल टू लिफ्ट मोर लोड। समझ में आ गया? तो देखा होगा कई जो लोगों के जो पैक बैग होते हैं, जो पीछे बड़े बड़े बैग लटकाते हैं, ट्रैवल करते वक्त बड़े बड़े बैग होते हैं, उनके जो स्ट्रैप होते हैं ना, कई जगह इधर भी होता है, कमर में भी बांध लेते हैं, तो खूब सारे स्ट्रैप से बॉडी को सपोर्ट मिलता है। जितना ज़्यादा संपर्क एरिया, उतना ही क्या होगा, हमको आसानी होगी उसको कैरी करने के लिए। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है आपका कि जो आपके स्कूल बैग्स होते हैं, व्हाई डू दे हैव वाइड और ब्रॉड स्ट्रैप्स देन थिन? क्यों कंफर्टेबल है उसको लिफ्ट करना ब्रॉड के साथ? क्यों? बिकॉज वाइडर द स्ट्रैप्स, मोर विल बी द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, लेसर विल बी द प्रेशर, सो इट इज मोर कन्वीनियंट एंड ईजी to lift heavy loads using broad strap. If the straps are thin like a rope की तरह, रस्सी की तरह गोल मोल पतले होंगे तो क्या होगा? The area of contact will be less and hence more pressure will be exerted on the shoulders of the person who is carrying the bag, और इससे क्या होगा बच्चों कि वो हर्ट करेगा। समझ में आ गया कि नहीं क्या? तो चाहे तो ये भी लिख सकते हैं हम, एक और लिखवा देता हूँ मैं आपको, F वाला चलिए F। Why is it easy to carry a school bag with wide straps? चौड़े पट्टे होंगे ना, किसके मुकाबले? नैरो, पतले के मुकाबले। तो ज्यादा आसान क्यों होता है?
wider straps touch a greater surface area on shoulders. This area ज़्यादा, pressure कम. This reduces pressure and hence we can easily carry the school bag without hurting our shoulder. If the strap is narrow, due to less area of contact, more pressure is exerted. More pressure is exerted on our shoulders. It will hurt us. तो इससे क्या होगा, शोल्डर्स पे दर्द होने लगेगा. आप बार बार उंगली डाल के उसको लिफ्ट करोगे. समझ में आ गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो कि प्रेशर और किस पे आधारित है, फोर्स पे आधारित है बच्चों. ठीक है. अब बच्चों एक छोटी सी मैं एक्टिविटी से समझा रहा हूँ, आप देख लेना क्या है ये एक्टिविटी, और फिर इसको डेमोन्स्ट्रेट भी करने के लिए आपको मैं एक छोटी सी एक्टिविटी बताऊंगा. ये आप घर पे करके देख सकते हो. ठीक है कि नहीं? क्या आपको लगता होगा कि एटमॉस्फेयर, जैसे आपके सर पे यदि मैं 2, 4, 5 ईंट रख दूं, एक पानी से भरा हुआ मटका रख दूं, तो आपको दबाव महसूस होगा, है ना? लगेगा कि बहुत वजन रख दिया, है ना? कोई बैग रख दूं भारी सा, लगेगा आपको दबाव, है ना? अभी आपके सर के ऊपर खाली बैठे हुए एयर का इतना ऊंचा कॉलम है, ये दबाव आप महसूस कर पा रहे हो? अब आपको लगेगा कि अरे एयर में तो वजन ही नहीं है, दबाव ही नहीं महसूस हो रहा. लेकिन बच्चों बहुत जबरदस्त दबाव है ये. मैं बता दूं, ये दबाव बहुत ज्यादा है, कल्पना से भी ज्यादा है आपके. ठीक है. तो क्यों पता नहीं चलता हमको कि इतना ज्यादा दबाव है? ठीक है. तो इस दबाव को महसूस करने का तरीका क्या है वो भी बताऊंगा मैं, और कितना ज्यादा है वो भी देखेंगे हम. ठीक है कि नहीं बच्चों? तो आपके एक बुक में छोटी सी एक्टिविटी दी हुई है, तो पहले एक्टिविटी समझेंगे ध्यान से, क्या है ये एक्टिविटी. ठीक है. और हम इस दबाव को क्यों नहीं झेल पाते या क्यों महसूस नहीं कर पाते? इट इज बिकॉज जितना बाहर से एटमॉस्फेयर प्रेशर डाल रहा है हमारे ऊपर, उतना ही हमारे बॉडी का अंदर से भी उतना ही प्रेशर है. तो अंदर बाहर का प्रेशर बैलेंस कर लेता है, तो हमको वो महसूस नहीं होता है, पता नहीं चलता है. ठीक है ना? तो एक छोटी सी एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी समझेंगे और फिर अब घर पे भी कर सकते हो इसको बच्चों. एक ये एक्टिविटी आपको बुक में दी हुई है, ये किसी पर्सन ने किया था, मैं बता दूं किसने किया था. ये ऑटो वॉन गुरिक, GUERI, वॉन ग्यूरिक. ये बच्चों एक जर्मन साइंटिस्ट है, जर्मन. इसने बच्चों क्या किया, 1 मीटर डायमीटर, मतलब लगभग इतना बड़ा है ना, 1 मीटर डायमीटर का एक हाफ कढ़ाई नुमा कप बनवाया इसने. क्या बनाया? कढ़ाई नुमा कप. देखो ऐसा, मेटल का, आयरन का. और ऐसे कितने कप बनवाए? 2 कप. ठीक है. और इसका जो रिम है ना, ये किनारी, इसको थोड़ा सा इसने क्या कर दिया, चौड़ा बनवा लिया. और ऐसा इसने एक और कप बनवाया, दोनों कप को इसने चिपका दिया आपस में. ठीक है. तो समवॉट चिपका दिया आपस में, दोनों को क्या कर दिया इसने, चिपका दिया. ठीक. अब चिपकाने के बाद इसने क्या किया बच्चों, अब देखो अंदर भी एयर है
और बाहर भी एयर है, तो जितना एयर बाहर से धक्का मारी अंदर से भी तो मार रही है, तो दोनों तरफ को प्रेशर बराबर है। लेकिन बाहर वाली एयर का दबाव हमको महसूस करने के लिए अंदर वाले एयर का दबाव हटाना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, इसमें पहले से ही होल कर लिए थे छोटे छोटे से, और इस होल में इसने क्या करके वैक्यूम पंप लगा करके सारी एयर को बाहर सकआउट कर लिया। समझ आ गया, पाइप लगाया और सारी एयर को क्या कर लिया, इधर से बाहर खींच लिया। और जब अंदर से सारी, तो इसका डायमीटर समझा क्या, डायमीटर कितना है इसका, 1 मीटर। 1 मीटर मतलब इतना बड़ा कढ़ाई है, जैसे हमारे हलवाई यूज करते हैं ना, बड़ी कढ़ाई, लगभग वैसी कढ़ाई है, 2 है ना, चिपका दिया आपस में और क्या कर दिया, अंदर की एयर सारी सकआउट कर ली वैक्यूम पंप के जरिए, ठीक है कि नहीं क्या। और फिर उसके बाद बच्चों यहाँ पे वेल्डिंग करा के इसने एक क्या कर दिया, एक लोहे का कड़ा चिपका दिया, यहाँ पे लोहे का कड़ा चिपका दिया, ठीक है, मजबूत सा, ठीक। अब अंदर की एयर जैसी बाहर निकल गई तो बाहर का जो जबरदस्त प्रेशर है उसने इतना जोर से बच्चों इन दोनों कप्स को चिपका दिया, इतना भयंकर रूप से कि इनको अलग करने के लिए क्या क्या प्रयास किए उसने। यहां पे बच्चों उसने आधे दर्जन घोड़े यहां, आधे दर्जन घोड़े यहां, मतलब 12 हॉर्सेस, 6 तो इस तरफ रस्सी से बांध करके उसने क्या है, क्या लगा दिए, हॉर्सेस, और ऐसे ही 6 हॉर्सेस यहां लगा दिए अलग करने के लिए। तो ये 1 दर्जन घोड़े मिल करके पूरी ताकत लगा करके भी इन कप्स को अलग नहीं कर पाए। तो समझ लो कि कितना जबरदस्त तरीके से एयर ने चिपका दिया, और कोई इसने ग्लू नहीं लगाया। समझ में आ गया, तो इतना जबरदस्त हमारे एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है। समझ में आ गया कि नहीं क्या, कि इन कप्स को, मेटालिक कप्स को वो 1 दर्जन घोड़े मिलकर अलग नहीं कर पाए। तो आपकी बुक में डायग्राम भी दिया हुआ है कि जबरदस्त होता है, बहुत ही इनॉर्मस है हमारे एटमॉस्फेयर का प्रेशर। तो हम क्यों नहीं फील कर पाते, बिकॉज द प्रेशर विद इन अवर बॉडी इट इज इक्वल टू द आउटसाइड एटमॉस्फेयर प्रेशर, तो वी डू नॉट फील इट। समझ में आ गया। तो अब अगर हमको फील करना है अंदर का प्रेशर, हमको क्या करना पड़ेगा, गायब करना पड़ेगा। चलिए अब मुझे बताओ, आपको सपोज मैं एक छोटा सा गत्ते का बॉक्स दे दूं, पेपर दे दूं, और आप पेपर कप दे दूं और बोलो कि इसको ऐसे तोड़ मरोड़ के फेंक दो, बहुत आसान काम है आपके लिए, तो है ना, पेपर का गत्ते का कप उप जो भी डब्बा तोड़ मरोड़ के फेंक दोगे, ठीक। अब आपको मैं एक सपोज पीपा दे दूं, पीपा होता है ना, ऑयल के पीपे आते हैं 15 kg वाले, है ना, या छोटा टिन का कैन दे दूं और बोलो कि लो इस पीपे को ऐसे मरोड़ करके कागज की तरह फेंको, तो बहुत जोर आएगा। पीपे को मरोड़ नहीं पाओगे, हथौड़े चलाने पड़ेंगे। लेकिन बच्चों आपका एटमॉस्फेयर आपके लिए पीपे को तोड़ मरोड़ने का काम बहुत चुटकियों में कर सकता है, बिना कुछ करे। समझ में आ गया। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एटमॉस्फेयर के प्रेशर को यूज करके हम पीपे को क्रश कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या आइडिया है वो देखते हैं ध्यान से। आप लोग कर सकते हो, एक पीपा शहीद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर किसी के पास खाली पीपा हो, ठीक है, इस पीपे में बच्चों एक जगह ढक्कन होना चाहिए, उसका गोल एक कोने पे छेद होता है ना, तो छेद का भी ढक्कन चाहिएगा हमको, ठीक। हमको क्या करना है बच्चों, इस पीपे में थोड़ा सा पानी ले लेना है, 1 या 2 लीटर पानी ले लो, बहुत है, 1 या 2 लीटर पानी, बाकी ऊपर खाली जगह रहने दो, ठीक। अब बच्चों इसमें से एयर कैसे बाहर निकालोगे आप, जैसे हमने यहां से एयर बाहर निकाला है ना, एयर कैसे बाहर निकालोगे, मुंह लगा के तो खींचोगे नहीं, फिर वापस घुस जाएगी मुंह उठाते ही। वैक्यूम पंप सबके घर में होगा नहीं, तो क्या कर सकते हैं हम वो देखेंगे, ठीक है। अभी हमको क्या करना है बच्चों, इसमें क्या करना है, 1 या 2 लीटर पानी डाल देना। अब इसको पानी को ढंग से उबाल लेना अच्छे से। कहाँ उबालोगे, भी गैस पे रखोगे, गैस पे नहीं रखना कोई दिक्कत नहीं है, बाहर आप मैदान में जाकर के 2 ईंटें रख लेना, ऐसे 2-3 ईंटें रख लेना, अंदर आग जला लेना, पीपा रख देना उसके ऊपर, और किसी के यहाँ अगर चूल्हा वगैरह अवेलेबल है तो चूल्हे पे भी आग लगा के पीपे में पानी उबाल लो। कैसे पता लगेगा उबल गया पानी, तो यहां से क्या निकलने लगेगा, स्टीम निकलने लगेगी। तो जैसे स्टीम खोल के निकलने लगे मतलब पानी उबल गया। अब ये स्टीम निकलती हुई है, इसी में इसका ढक्कन बंद कर देना। तो नॉर्मली इसके प्लास्टिक के ढक्कन आते हैं, वो टाइटली इसको बंद कर देना। अब अंदर क्या है, पानी है और स्टीम है भरी हुई अंदर। समझ में आ गया। और हमको पता है कि स्टीम को यदि हम ठंडा कर देते हैं, अच्छा जब हम इसको गर्म करने लगे थे तो जैसे जैसे स्टीम निकलेगी ना, तो स्टीम सबसे पहले तो अंदर जो हवा भरी है उसको बाहर निकालेंगे। एक बार हवा बाहर निकल गई तो सारा जगह स्टीम घेर लेती है, भाप, और फिर भाप तेजी से बाहर। तो जब तेजी से भाप निकलने लगेगी ना, तो मतलब एयर बाहर निकल चुकी है, एयर सारी बाहर आ गई और स्टीम भी बाहर आ रही है। अब जब एयर बाहर निकल चुकी है, स्टीम निकल रही है, अब हम ढक्कन लगा देंगे। तो अब सिर्फ अंदर स्टीम है, सिर्फ भाप है, ठीक। अब हमको इसको उठा के ले जाना, किसी कपड़े से उठाना इसको, और ठंडे ठंडे पानी के नल में नीचे, नल के नीचे रख देना और नल खोल देना बस। समझ में आ गया।
जैसे ही हम ठंडे ठंडे पानी का नल ऊपर ठंडा पानी इस पे गिरने देंगे तो जैसे ही ठंडा पानी इस के संपर्क में आएगा, पहले तो ये पीपा ठंडा होगा, उसके बाद क्या होगा, जैसे ही ठंडा हो जाएगा पीपा तो अंदर का जो वेपर्स हैं वो भी कंडेंस हो जाएंगे ठंडी होने के बाद में, और कंडेंस हो जाएंगी तो पानी बन के नीचे आ जाएंगी। तो अब मुझे बताओ, पहले एयर थी जो कि हम बाहर निकाल चुके, अब स्टीम रह गई, ठंडा होने के बाद में ये स्टीम कंडेंस होकर वापस पानी बन जाएगी, वाटर बन गया। तो अब इसके अंदर बिल्कुल खाली जगह बन गई, एयर है नहीं, स्टीम हमने बैठा दी नीचे पानी बना करके, अब बन गया पार्शियल वैक्यूम की स्थिति। वैक्यूम होता है खाली जगह, नीचे ऑफकोर्स थोड़ा बहुत पानी है लेकिन यहां तो एयर गई ना, तो एक तरह से हमने एयर हटा ली। अब एटमॉस्फेयर का कमाल देखना बच्चों, क्योंकि अंदर एयर नहीं है तो इतना जोर से दबाव डालता है एटमॉस्फेयर इस पे कि पीपा अपने आप ही मुड़ने लगेगा, क्रश होने लगेगा, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, ये रिंकल्स पड़ जाएंगे और सिकुड़ जाएगा ये। तो इसका मतलब किसने सिकुड़ा उसको? एटमॉस्फेरिक दबाव ने, जो हम हाथों से लातों से नहीं कर पाएंगे, एटमॉस्फेयर देखते देखते बहुत आसानी से कर देगा। समझ में आ गया? तो ये छोटी सी एक्टिविटी आप घर पे करके देखेंगे। ऑफ कोर्स एक पीपा सही जरूर करना पड़ेगा, बट आपको सीखोगे, ठीक है? तो करके देख सकते हैं आप लोग और फिर मुझे बताएंगे किस किस का पीपा मुड़ जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण। ठीक है, चलो तो इसके आगे के पार्ट हम बच्चों नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।